नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा कि लेखिका मृदुला गर्ग ये बता रही हैं कि उनके घर के जो व्यक्ति हैं जिनमें नानी, माँ और परदादी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी खासियत हैं जिनका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उनके परिवार के पिता और उनकी बहन भाइयों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग मतलब दुर्भाग्य। लेखा ये कह रही हैं कि जब आज़ादी का दिन था, उस दिन को याद कर रही हैं। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। शिरकत मतलब उपस्थिति। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बददस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। अब यहाँ ये कह रही हैं कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उस दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं भी इंडिया गेट पर जा करके इस जश्न में उपस्थित हूँ। कहते लेकिन मुझे टाइफाइड था और डॉक्टर ने ये कह रखा था कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है। अब मेरे पिताजी किसी से भी लड़ाई भिड़ाई कर लेते थे क्योंकि वो देश प्रेमी थे, परंतु क्योंकि वो नाना से ज़्यादा जुड़े हुए थे और नाना से ज़्यादा हम उनका सम्मान करते थे, इसलिए पिताजी चुप रह गए। अब कहते मैं खूब रोई, जैसे बच्ची की इकलौती कोई गुड़िया और टूट जाए, ऐसी मैं रोई। कहते तब मैं 9 साल की थी। तो मेरे पिताजी ने तंग आकर के, मेरे रोने से तंग आकर के मुझे ब्रदर्स कामराव जो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था, मेरा मतलब मानसिक रोग था मुझे। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब ये कह रहे हैं कि उस स्थिति में मेरे पिताजी ने मुझे किताब पकड़ा दी। अब इसका प्रभाव लेखिका पर आएगा क्योंकि इनके पिताजी पुस्तक प्रेमी थे। अब देखा, तभी आगे जाके लेखिका बनी। परिवार के संस्कारों का, परिवार के माहौल का और परिवार के वातावरण का असर बच्चों पर पड़ता है। तो ये जो प्रवृत्ति थी पुस्तकें पढ़ने की, ये पिता से आई। तो कहते मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, मतलब इजाजत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। आप कहते जब मैंने पुस्तक शुरू कर दी तो मेरा पुस्तक में मन लग गया और मैं ये भूल गई कि मुझे रोना है। इसका अर्थ क्या है बच्चे, कि पुस्तकों में हम अपने आप को लगाते नहीं हैं। अगर हम पुस्तकों में लगा लें तो हमें छोटे छोटे दुख दिखेंगे ही नहीं। किसने कहा है कि जो हमारी पुस्तकें वो हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, पर हम वहां तक पहुंचते नहीं हैं। उस वक्त ब्रदर्स कामराव जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढे-मड्ढे हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास है के साथ मैं कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। अब ध्यान देना, वो कह रही हैं उस पुस्तक में एक अंश था, एक चैप्टर था, जिस चैप्टर में बच्चों पर होने वाले अत्याचार के बारे में था। कहते उसका मेरे जीवन में इतना प्रभाव पड़ा कि मेरी बात की जितनी पुस्तकें हैं उन सब में वो कहीं ना कहीं जरूर आया। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां और कठ गुलाब
उपन्यास के कई अंश। कहते इन सब में उस घटना का प्रभाव पड़ा है। मां की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, मां और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। ये बात पहले हो चुकी है। तो मां जी की मन्नत का असर, मतलब परदादी की इच्छा का असर, कहते कि हम कभी भी इस हीन भावना में नहीं आई कि हम लड़कियां। देखो बच्चे, लड़कियों में हीन भावना आती है कि हम लड़कों जैसा काम नहीं कर सकती चाहते हुए भी। और जिस परिवार में 4-5 लड़कियां हों, वो परिवार तो हीन भावना का टूट भी जाता है। पर लेखिका ये कह रही हम कभी ऐसी हीन भावना में नहीं आई, क्योंकि हमारे परदादी की वो सकारात्मक बातें हमारे साथ थी। तो पिताजी की बच्चे एक बात इसमें आई है, पुस्तक के प्रति प्रेम, जिसके एक अध्याय का प्रभाव इनके पूरे जीवन पर पड़ा। पिता की एक ही बात है। अब ये बता रही परिवार की जो बहनें थीं उनका क्या क्या असर पड़ा। तो अब ये पढ़ेंगे कि इनके परिवार के और कौन कौन से सदस्य का इन पर पड़ा। ये अंतिम इनके आएगा, फिर बाद में अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि खुद का लेखिका का समग्र व्यक्तित्व क्या था। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी। अब वो बता रहे हैं हमारे परिवार में पहली सदस्य थी मेरी बड़ी बहन मंजुल, उसका घर का नाम था रानी। बाहर का मंजुल था। लेख का अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी। मैं मतलब मृदुला गर्ग। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। इनके शुरू की 3 बहनों को 2-2 नाम थे, घर का और बाहर का। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ, मतलब एक फेमिनिज्म आया जिसमें यह था कि हम पुरुषवादी वर्चस्व को हटाएंगे। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया, उसी ने मतलब नारीवाद ने। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था, आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। आप कहते हमसे ये तर्क दिया जाता था, लोग हमसे पूछते थे, जैसे मन्नू भंडारी है उसने अपना नाम नहीं बदला तो तुम क्यों बदलती हो अपना, तुम पोंगापंथी हो मतलब पाखंडी हो, घर में रहती हो। हमारे पास का कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। लेकिन कह रहे हैं लेकिन मैंने ये देखा कि नाम बदलने से तो कोई पर्सनैलिटी थोड़ी बिगड़ जाती है। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख लिए। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4th-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। तो आप ध्यान देना बच्चे, मंजुल भगत और मृदुला गर्ग और रेणु है ना, और ये अचला 3 और राजीव 4 लोगों ने लिखा। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्यकारक लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे कि अच्छा है कोई नहीं पढ़ता। क्यों? कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। आलोचना बुद्धि मतलब क्रिटिसिज्म। कहते अगर घर वाले लोग पढ़ते तो बार बार में मेरे ऊपर छींटाकशी करते कि तूने ये गलत लिखा, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। कहते शुक्र है मैं बची रही। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूं
जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। अब बता रही, जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरा पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहां तो हम शेर तो गैर लेका वहने सवा शेर थी। वो बता रहे हैं वो कैसी थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। अब ये बता रही हैं कि जो उनकी छोटी बहन है रेणु, वो भी लीग से हटके चलती थी। क्या थी? उसके पिता गाड़ी भेजते थे स्कूल से आने के बाद, लेकिन वो नहीं जाती थी। वो ये कहती थी ये राजा शाही का प्रतीक है, नौकर शाही का प्रतीक है, मतलब जो अमीर लोगों का प्रतीक है, हम नहीं ऐसे। पर पिता के अतिरिक्त लाड़का भी ये प्रतीक था और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी भी थी। मतलब पिता इसलिए भी गाड़ी भेजते थे कि उन्हें लगता था जितना जल्दी आएगा तो रसोई उनको खाना खिला के फारिग हो जाएगा। मां तो सब चीजों से उदासीन थी, मतलब उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं रहता था। पर पिता काफी कुड़े भूनते रहते जब देते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खराम खरामा धीरे धीरे। बचपन में अब ये एक खासियत है रेणु की जो लेखिका पर प्रभाव डालेगी, वो सुख सुविधा नहीं लेती थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। अब वो क्या है कि वो ये भी नहीं चाहती थी मैं परीक्षा दूं। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए की इम्तिहान देने की बारी आई तो वे अड़ गई, मैं नहीं दूंगी। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। मां ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, तो न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर। सच बोलने में वह मां से भी 2 कदम आगे हैं। अब देखो रेणु की खासियत आपको पता चल गई, वो सुख सुविधाएं स्वीकार नहीं करती थी, और दूसरा किसी भी बात को तब तक नहीं मानती थी जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे। उन्होंने कहा मैं बीए नहीं करूंगी। अंत में जब पिता ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया कि माँ बाप मैं कह रहा हूं इसलिए, तो माना पड़ा। और सच बोलने में वो मां से भी 2 कदम आगे थी। तो ये सच्चाई का प्रभाव भी लेखिका पर आएगा। मतलब आदमी छोटी बहनों से भी सीख सकता है, छोटी बहनों का प्रभाव भी पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व तो कई लोगों के प्रभाव से बनता है, जिसको भी देखते हैं। कई बार हम किसी पशु पक्षी से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, छोटे बच्चों से भी सीख लेते हैं। बालादपि गृहीतव्यम, बच्चों से भी अच्छी बातें ले लेनी चाहिए अगर अच्छी हो तो। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं पर मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है, मतलब सेंट, तो वह कहते नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूं। तीसरे नंबर पर है चित्रा। अब चित्रा के बारे में, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके नंबर कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा नंबर आते थे, शागिर्द साथ में रहने वाले। पर अपने यहां सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अब एक और जो उसकी छोटी बहन चित्रा, वो कैसी थी? जो सोचती थी वो ही करती थी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, वाकिफ जानकार। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो शादी उसी लड़के से ही हुई।
तो ये चित्रा की खासियत थी, जो सोचती थी वो करती थी, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूं होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला। अब अचला क्या है? काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। अब यहां खिसकी शब्द लेख का बार बार यूज करिए। लेख खिसकी का अर्थ है परंपरा से अलग हटके सोचने वाले। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, मतलब इकोनॉमिक्स किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, पत्रकारिता मतलब न्यूज वगैरह में ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा नहीं लगा और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते लिखने का रोग लगा लिया। आप कहते जो अचला थी वो शुरू में तो सामान्य की तरह से थी, लेकिन फिर 30 की उम्र बीतते बीतते वो फिर हमारी लाइन पर ही आ गई। मतलब पहले पिता की पसंद की शादी भी कर ली, घर में उसका मन लगा नहीं, उसने कहा नहीं बड़ी बहन सही चल रही, तो वो भी लेखिका बन गई। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने पहले अपने उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। लेकिन ये कह रही हैं कि हमारे जीवन में भी कई उठापटक आई, हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आई कि तलाक वाली स्थिति आई, पर कहते हैं हमने कभी तलाक नहीं होने दिया, क्योंकि हमने ये माना कि अगर हमने शादी करके दूसरी शादी भी कर ली तो हो सकता है दूसरा भी ऐसा ना हो। इसीलिए अपनी मर्जी से जियो और अपने घर में रहो। तो इस वीडियो में हमने उनके पिता और उनके परिवार की बहनों के कौन कौन से व्यक्तित्व का प्रभाव उन पर पड़ा, इसको हमने जाना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप पिता शीर्षक लिख करके उनकी अच्छाई और उनकी बहनों के शीर्षक लिख करके उनकी बहनों की कौन कौन सी अच्छाई, इसको आप जरूर अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि लेखिका का अपना समग्र व्यक्तित्व कैसा बना और उन्होंने समाज को क्या योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।